प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वप्रथम संविधान के गठन का विचार वर्ष 1934 ईस्वी में एम.एन. राय, जो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी माने जाते थे, के द्वारा दी गई। उसके बाद वर्ष 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के गठन के लिए एक संविधान सभा की मांग की और फिर 1938 में कांग्रेस की ओर से ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा गठित किया जाएगा। इस मांग को, अब ये मांग तो होती रही, ये सब हमारे अपने लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा, लेकिन अब बात ये आती है कि अंग्रेज़ों ने कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया अगस्त 1940 में, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1940 में ये कहा गया अंग्रेज़ों द्वारा कि भारतीय लोग संविधान सभा का निर्माण तो करेंगे, लेकिन इसमें मुख्यतया भारतीय ही होंगे। इससे यह मतलब निकलता है कि भारतीय लोगों के अलावा इसमें अन्य लोग भी होंगे, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया और इसमें निर्दिष्ट किया गया कि संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। मित्रों, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ब्रिटेन युद्ध में भाग लिया था और बिना भारतीयों की मदद की युद्ध को झेलना बहुत आसान काम नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग युद्ध में मदद कीजिए और युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इसे भी अस्वीकार किया गया। अब 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो विंस्टन चर्चिल, जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो युद्ध तो जीते लेकिन चुनाव हार गए और क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। तो उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों, सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, 3 लोगों को मई 1946 में भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अब मित्रों, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ तो कैबिनेट मिशन की जो मुख्य बातें थी वो ये थी। पहली बात ये थी कि संविधान में जो सदस्यों की संख्या होनी थी, वो हर सीट 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई। कहने का मतलब जो सीट और जनसंख्या का अनुपात था वो 1:10 लाख था। हर 10 लाख पे एक सीट का निर्धारण हुआ। उस समय देश में एक तो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था, जो कुल लगभग नहीं, एग्जैक्ट रूप से 11 प्रांत थे और 4 मुख्य आयुक्त प्रांत, चीफ कमिश्नरियाँ थी, और उसके बाद देसी रियासतें थी जो हमारे राजे रजवाड़े थे। तो 40 करोड़ लगभग जनसंख्या थी। तो 10 लाख पर एक सीट के हिसाब से कुल 389 सीटें निर्धारित की गई। अब इस 389 सीटों में 292 सदस्य 11 प्रांतों से, जहाँ पे पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन था। 4 चीफ कमिश्नरी थी उस समय, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, जिसमें प्रत्येक में से एक सीट का निर्धारण हुआ। तो 204 प्लस 292 और प्लस 4
292 प्लस 4, ये हो गई 296। 296 सदस्यों का चयन हुआ और 93 जो सदस्य थे ये देसी रियासतों से, इनका मनोनयन हुआ। इनका मनोनयन वहाँ के जो राजाओं द्वारा, प्रिंसली स्टेट जो हमारे थे, उन्होंने अपने यहाँ से, जिनको विद्वान समझा कि कानून के जानकार आदमी हैं, 93 लोगों को नामित किया गया। तो कुल 389 सीटें इस तरह से भरी गई। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको ये भी ध्यान देना होगा कि प्रांतों की सीटों को 3 समुदायों में विभाजित किया गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य सीट वो थी जो मुस्लिम और सिख के अतिरिक्त थी। अब प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा अपने सदस्यों का चयन किया। यह एक अप्रत्यक्ष संविधान सभा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचित मानी जाती है। और एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि संविधान सभा में उस समय के जितने नामी गिरामी लोग थे, सभी लोग सम्मिलित थे, सिवाय महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ करके। ये 2 विशिष्ट हस्तियाँ थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं थी। अब संविधान सभा में सीटें तो 389 थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए नए संविधान सभा के गठन के बाद 90 सदस्यों ने भारत के संविधान सभा से इस्तीफा दिया, जिससे सभा का आकार अब 389 सदस्यों से घटकर 299 ही रह गया। मित्रों, यहाँ पे एक चर्चा और करनी होगी हमको। जब कैबिनेट क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स, चूँकि गांधी जी की बात आई तो यहाँ जिक्र कर लेते हैं। स्टेप 4 क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने दिवालिया बैंक का चेक कहा था और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया तो जो हमारे 389 सदस्य थे, जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, उसमें मात्र 207 सदस्य ही भाग ले पाते हैं। मुस्लिम लीग के भाग न लेने पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा को उन्होंने कहा कि एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब मित्रों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे एक बात और जिक्र करेंगे कि 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। और बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। यहाँ पर मित्रों बी.एन. राव सर का भी जिक्र कर लिया जाए थोड़ा सा। बी.एन. राव सर बहुत कानून के विद्वान आदमी थे और विद्वता के साथ साथ आप उस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक तो ICS अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 जज बैठते थे, उन 15 जजों में से आप भी एक थे और भारत की ओर से प्रथम जज थे आप। इन्होंने संविधान सभा में अपनी निःशुल्क सेवाएं दी और संविधान सभा ने 4 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 और 14 नवंबर 1949 को संविधान के 3 मसौदे प्रस्तुत किए। अच्छा, 11 दिसंबर तक की हमने बात किया कि 1946 को दूसरी बैठक हो गई। इसमें हम ये जिक्र करेंगे कि 13 दिसंबर की बात करेंगे। 11 दिसंबर के बाद में 13 दिसंबर को मित्रों
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में दो बातें थी। एक तो संविधान के निर्माण के बाद हम जब सरकार बनाएंगे तो सरकार की प्रकृति कैसी होगी और सरकार का उद्देश्य क्या होगा। संक्षेप में ये दो बातें थी, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को इसे अस्वीकार कर दिया गया और ये कहा गया कि अभी जब तक मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है तब तक हम लोग किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। बाद में यह प्रस्ताव आपका 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। इसने इसके बाद के सभी चरणों के माध्यम से संविधान के अंतिम स्वरूप को प्रभावित किया। इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना गठित करता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव जिसे पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया, ये हमारे प्रस्तावना की आधारशिला बाद में साबित हुआ। अब हम संविधान सभा के कार्यों की बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। HC मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। श्री BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। और ये 3 डेट जो आप देख रहे हैं, 14 नवंबर 1939, 15 नवंबर 1939 और 14 नवंबर 1949 को संविधान के 3 मसौदे प्रस्तुत किए गए। भारत की संविधान सभा ने भारी परिवर्तनों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूर्ण कर लिया और 26 नवंबर 1949 के दिन ही हम लोग संविधान को आंशिक रूप से लागू कर चुके थे। और इस दिन को तब से हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते थे? विधि दिवस के रूप में। लेकिन बाद में 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ पर संसद के विशेष अधिवेशन में विधि दिवस को संवैधानिक दिवस में बदल दिया और संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। विधानसभा के कुल सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान की आधिकारिक प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसके बाद ये देखिए, जो 26 नवंबर 1949 को जो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे वो हैं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 393। संविधान के शेष प्रावधान जो और भाग थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। इस दिन को संविधान में इसके प्रारंभ होने की तिथि के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक बात ये उठती है कि 26 नवंबर 1949 को ही जब संविधान लागू बन के तैयार हो गया तो इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? मित्रों, ऐसा इसलिए कि 26 जनवरी को विशेष रूप से ऐतिहासिक महत्व का दिन था। हम लोग जानते हैं कि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, वैसे अधिवेशन तो दिसंबर 1929 में ही था, लेकिन यहाँ पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और कहा गया कि आप 26 जनवरी को हर वर्ष यहाँ हम लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और जो है इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तभी से जो 26 जनवरी की ऐतिहासिकता थी उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करके गणतंत्र दिवस बनाया गया। संविधान के गठन में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और 64 लाख रुपए खर्च हुए।
संविधान, जो मूल संविधान था वह विश्व के इतिहास में सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। और वर्तमान में इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और अब 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति मित्रों अर्धसंघीय है, अर्थात अधिक संघीय और कम एकात्मक। समान परिस्थितियों में यह संघीय भी होता है, लेकिन अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान संविधान प्रकृति में एकात्मक हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान या आधुनिक मनु या भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये समितियां हैं कुछ, और ये देखिए, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ये ड्राफ्टिंग कमेटी है जो 19 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका गठन किया और डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया था। इसमें कुल 7 मेंबर थे, जिसमें BR अम्बेडकर जी चेयरमैन थे और इनके अलावा 6 और लोग थे। इसमें जो 7 लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कई लोग स्वास्थ्य कारणों से प्रभावित थे और एक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसे ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए प्रारूप समिति है, जिसमें ये 7 लोग हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N. गोपालास्वामी अय्यर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, डॉक्टर KM मुंशी, N. माधवराव, ये BL मित्र के स्थान पे आए थे और TT कृष्णामाचारी, DP खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। मसौदा तैयार करने में प्रारूप समिति को 6 महीने से कम समय लगा। कुल मिलाकर यह समिति 141 दिनों के लिए बैठी थी। और अन्य जो हमारी समितियां हैं उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, प्रक्रिया समिति के नियम, मतलब प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति, राज्यों संबंधी समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति और राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति के अध्यक्ष मित्रों, ये जो JV कृपलानी लिखा गया है ये सही नहीं है। झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये गलत लिखा गया है। कई जगह जो है अपर्याप्त सूत्रों में ऐसा मिलता है, लेकिन ये सही नहीं है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। अब इसके बाद अन्य समितियां भी हैं, छोटी बड़ी, ये हैं, इसको आप लोग देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर ये देखिए, और छोटी समितियां हैं कुछ, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। फिर राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक थे। हाथी भारत की संविधान सभा का प्रतीक था। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के अंग्रेजी सुलेखक थे। बसंत कृष्ण वैद्य संविधान के हिंदी सुलेखक थे। तो प्यारे बच्चों, ये रही हमारे आज भारतीय संविधान निर्माण की बात। यहाँ पे एक जिक्र और करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे किस प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में चुनकर आए थे, तो इसका सही ऑप्शन होता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यद्यपि ये पहले चुनाव बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लड़े तो हार गए थे। बाद में वे जयसूर कुलना सीट से मुस्लिम लीग के सहयोग से जीते संविधान सभा में आए, परंतु बंटवारे के बाद वो सीट चली गई पाकिस्तान में। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BG खैर को पत्र लिखा और
बम्बई सीट को खाली करवाए एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया और वहाँ से फिर चुनाव लड़वा करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जीत दिलवाई गई और उन्हें पुनः संविधान सभा में बैठाया गया, क्योंकि उनके बिना काम चलने वाला नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं।